प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है शब्द विचार। पाठ 3 शब्द विचार और इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। आपने पिछले अध्यायों में जाना कि मनुष्य को अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं, यानी वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। तो अब शब्द विचार के अंतर्गत हम सीखेंगे शब्दों के बारे में। देखिए बच्चों, आधा माँ प्लस आ क्या हुआ? माँ। रा प्लस आ प्लस ना प्लस ई, रानी। तो देखिए एक अर्थ वाला शब्द बनना, ऐसा नहीं है नीरा कर दो रानी का, और मतलब जैसे कि काजल का जल का कर दो, रवि का परी कर दो, तो ये बन तो रहे हैं पर इनका अर्थ नहीं है। तो शब्द क्या होते हैं जिनका अर्थ भी हो, जैसे माँ हुई, रानी हुई, को बुला रही है। रानी, माँ रानी को बुला रही है, यह वाक्य के रूप में, शब्दों के रूप में एक अर्थ दे रहा है। ठीक है। को इस तरह से तोड़ा, बुला को इस तरह से तोड़कर, रही इस तरह से तोड़कर है में आधा ह प्लस आय है। आय को देखो बच्चों, मूल रूप से आय में एक मात्रा पर किसी व्यंजन के साथ ये दो मात्रा के रूप में लगता है। इस तरह से देखिए, माँ रानी को बुला रही है, ये बात आपको समझ आई, मुझे समझ आई। तो ये क्या है? शब्द जो है, जिन शब्दों का अर्थ हो वो हमारे शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, बादल छा गए, तो बादल को अच्छे से तोड़ के बताया गया है, फिर ऊपर से तरह से तोड़ के और जोड़कर लिखा गया है। तो इस तरह से वर्णों का मेल, कौन सा मेल? ये देखो, ये सारे मेल, ये वर्णों के मिलने से ये शब्द बना, इनसे मिलने से ये बना, इनसे मिलने से ये बना, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, चलिए इतना समझ में आया। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। उपर्युक्त पहले वाक्य में 6 शब्द तथा दूसरे वाक्य में 3 शब्द हैं, परंतु ये शब्द बहुत सी ध्वनियों के मेल से बने हैं। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, जिनके मेल से शब्द बनते हैं। केवल सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। केवल सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। जैसे पाठशाला, पढ़ने का स्थान क्या कहलाएगा? पाठशाला। अब देखो शब्दों का सार्थक, वो तो वर्णों का सार्थक मेल हुआ। अब देखो शब्दों के सार्थक मेल से एक शब्द बना, पढ़ने का स्थान पाठशाला, कोई अर्थ नहीं। ठपाशाला, ठपाशाला समझ आ रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। चाहे वर्ण हो चाहे शब्द हो, इनके मेल से जो शब्द बन रहा है वे क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अर्थ होना चाहिए। अब आ जाइए परिभाषा। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए वायु आवश्यक है, उसी प्रकार भाषा के लिए शब्द आवश्यक है। शब्दों के बिना भाषा का अस्तित्व नहीं होगा। जिस भाषा में जितने अधिक शब्दों, नए नए शब्दों का क्या हो रहा है, नए नए शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, नए नए शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, वो भाषा उतनी ही क्या बनती जा रही? शक्तिशाली बनती जा रही, उतनी ही उस भाषा में क्या, वो भाषा उतनी ही आगे बढ़ती जा रही। तो शब्द जिस तरह से हमारे लिए वायु, उसी तरह से भाषा के शब्द जरूरी है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। इस प्रयोग के लिए भी व्याकरण में नियम निर्धारित है। ठीक है, तो इस प्रयोग के लिए व्याकरण में नियम निर्धारित है। देखते हैं शब्दों के भेद। तो शब्दों का प्रयोग वाक्यों में जिस प्रकार किया जाता है, तो इनका भी अपना नियम है। अब आ जाइए शब्दों के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? किसी भी भाषा में ढेर सारे शब्द होते हैं, इन शब्दों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। हिंदी भाषा में भी विभिन्न स्रोतों से शब्द आकर मिलते हैं और उसे समृद्ध बनाते हैं। किसे? भाषा को। भाषा के शब्दों की उत्पत्ति, बनावट, अर्थ, प्रयोग आदि में भी अंतर होता है। इन्हीं को आधार शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ हम शब्दों को निम्न 4 वर्गों में विभक्त करते हैं या विभक्त करेंगे। तो बच्चों देखिए, उत्पत्ति, बनावट, अर्थ के आधार पर हम शब्दों को विभक्त करेंगे, बांटेंगे। जैसे पहला देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर
4 प्रकार के होते हैं शब्द। नंबर 1 तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, चौथा है विदेशी या विदेशज शब्द। ठीक है, पहला तत्सम देखिए। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ है उसके समान। उसके समान से यहाँ तात्पर्य है स्रोत भाषा के समान। जो स्रोत मतलब जिस भाषा से लिए जा रहे हैं। स्रोत क्या होता है? जिसके द्वारा कुछ चीजें ग्रहण की जा रही है। स्रोत भाषा यानी संस्कृत। तो हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं। तो स्रोत क्या हुआ यहाँ पर? तत्सम के अंदर स्रोत संस्कृत से लिए गए शब्द। संस्कृत क्या है? एक तरह से यहाँ पर संस्कृत स्रोत का काम कर रहा है, जो हिंदी को अपने शब्द देकर उसको और संपन्न कर रहा है। और आज भी संस्कृत के मूल शब्दों की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं के शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे जिह्वा, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि। ठीक है, परिभाषा देखिए। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो संस्कृत से लिए गए शब्द जिसमें कोई परिवर्तन ना करके ऐसे ही अपना लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, और यहाँ पर संस्कृत स्रोत का कार्य कर रही है। दूसरा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात वे शब्द जो स्रोत भाषा से विकसित हुए हैं। इन शब्दों का विकास क्रम दिखाते हुए इनके मूल रूप स्रोत तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंचते हैं। अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। तो आप दोनों में ध्यान रखिए, जो शब्द सीधा संस्कृत से भाषा में बिना किसी परिवर्तन के आए हैं तत्सम, और जो शब्द परिवर्तित होकर जगह जगह परिवर्तित होकर फिर हिंदी भाषा में आए हैं वो होते हैं तद्भव। इतना ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे जैसे देखिए तद्भव के उदाहरण, दही शब्द दधी से, कान्हा शब्द कृष्ण से विकसित होकर हिंदी में आए हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। तो दही का प्रयोग, दही शब्द किससे बना? दधी से। तो ये क्या है? इसका परिवर्तित रूप है। कृष्ण का परिवर्तित रूप कान्हा है। तरह से परिवर्तित होकर जो आए हैं वो तद्भव, जो बिना किसी परिवर्तित के सीधे सीधे आए वो तद्भव। आगे देखिए परिभाषा देखिए बच्चों। संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम और तद्भव के उदाहरण देखिए। तत्सम जो हिंदी भाषा में बिना परिवर्तित किए आ गए, तद्भव जो परिवर्तित करके आए हैं। अस्थि हड्डी, आम्र आम, अंधकार का परिवर्तित रूप अंधेरा, अग्नि का आग, एकत्र इकट्ठा, कर्ण कान, काक कौआ, नवम नौवा, कार्य काज, कूप कुआं, कोकिल कोयल, ग्राम गांव, घृत घी, चंद्र चांद, बानर बंदर, विवाह ब्याह। तो आप देख रहे हैं संस्कृत के शब्द प्रयोग हो रहे हैं और तद्भव के भी, ये दोनों ही हिंदी में हो रहे, परंतु परिवर्तित नहीं, यहाँ परिवर्तन है। आगे दंत दांत, धैर्य से धीरज, पंच पांच, पक्व पक्का, भ्रातृ भाई, शिक्षा भीख, मित्र मीत, मस्तक माथा, माता मोती, रात्रि रात, मृत्तिका मिट्टी, मृत्तिका मिट्टी, क्षीर खीर, ग्रह घर, उल्लू उल्लू, स्वर्ण सोना, श्वास सांस। चलिए अब आ जाए तीसरे नंबर पर देशज शब्द। अनेक शब्द ना तत्सम है ना तद्भव। कुछ शब्द ऐसे ना तो वो तत्सम है ना तद्भव और ना ही किसी विदेशी भाषा से आए हैं, अपितु हिंदी में आवश्यकता अनुसार पढ़ लिए गए हैं। ठीक है, स्पष्ट है कि इन शब्दों की उत्पत्ति के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द ना तो तद्भव है ना तत्सम है ना, और क्या है, ना ही वो विदेशी शब्द है। तो ऐसे शब्द जो जरूरत पड़ने पर हिंदी में ही हमने अपना लिए, हिंदी से ही हमने उसको अपना लिया, ना वो कहीं से आए हैं ना कहीं से लिए गए हैं ना वो परिवर्तित हुए हैं। तो इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो होते हैं देशज। जैसे चुन्नी, बाबा, लोटा, धोती, पेटी, पेट, तेंदुआ, लड़का, खिड़की, झाड़ू, थैला आदि। जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने ही प्रदेश की बोलचाल की भाषा में हुई हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अपने ही
अपने ही स्थान, अपने ही प्रदेश में बोली गई बोलचाल की भाषा वाले शब्द देशज कहलाते हैं। चौथे नंबर पे विदेशी शब्द। आपसी संपर्क से अन्य देशों की भाषाओं के कुछ शब्द भी हिंदी में अपना लिए गए हैं, यानी कि बाहर के लोग आए, हमसे मिले, हम उनसे मिले, वो हमारी भाषा अपना लिए, हम उनकी भाषा के कुछ शब्द अपना लिए, तो वो होते हैं विदेशी। ये शब्द अंग्रेजी, यूनानी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा चीनी आदि भाषाओं से आए हैं। ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे हैं वैसे ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, डॉक्टर, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, ये क्या है? आपके विदेशी शब्द है जो हम अपनी आम बोल भाषा में प्रयोग करते हैं। हम अपनी आम बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये परिभाषा है। चलिए देखिए कुछ शब्द देखते हैं। जैसे अरबी से आए हुए, अरबी से विदेशी शब्द आए हुए, जैसे जहाज मतलब तारीख, कीमत, अमीर, औरत, इज्जत, किस्मत, इलाज, वकील, किताब, कालीन आदि। आपने देखा होगा, ये तो हिंदी में हम बोलते हैं, हमें पता नहीं, लेकिन ये कहाँ से लिए गए? अरबी भाषा से लिए गए हिंदी में। अब देखिए फारसी शब्द देखिए, हफ्ता, जवान, किनारा, आवारा, काश, बहादुर, जहर, मुफ्त, आराम, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शादी आदि। अब आ जाइए तुर्की। तुर्की वाले देखिए, तोप, काबू, तलाश, चाकू, बेगम, बारूद आदि। तुर्की से ये शब्द लिए गए हैं। पुर्तगाल से लिए गए, पुर्तगाली भाषा से कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया आदि। आपने देखा होगा बच्चों, आपको पता नहीं होगा, लेकिन इन भाषाओं से आए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आप समझ लीजिएगा। कभी आपको आए पूछे तो बता दीजिए किस भाषा से लिया गया। अब दूसरा देखिए, रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब आ जाइए रचना के आधार पर। वर्णों के योग से शब्दों की रचना होती है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। ऋण शब्द देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहे होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राण आदि के साथ ही यदि इनका खंड किया जाए तो इनके विभिन्न अंगों या टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे ही शब्द ऋण कहलाते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, है ना, वो क्या कहलाते हैं? ऋण। यदि तोड़ दिया जाए तो उनका अर्थ ही खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए पशु में पशु या कल में कल का कोई अर्थ नहीं है, इनको अलग अलग लिख दिया जाए तो कोई अर्थ नहीं है, तोड़ने पर अर्थ खत्म हो जाता है, वो हमारे ऋण शब्द कहलाते हैं। हाँ देखिए यौगिक शब्द, कुछ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्यालय, रसोई प्लस घर, रसोई घर, डाक प्लस घर, डाकघर, गुरु प्लस द्वारा, गुरुद्वारा। इस तरह से दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना जिसे यौगिक शब्द कहते हैं। अगला ग देखिए, योग ऋण शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यौगिक शब्द होते हैं, साथ ही एक विशेष अर्थ में ऋण भी होते हैं, अर्थात ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो शब्द ऐसे भी हैं जिनके योग से, जो योग होने पर अपना वो अर्थ ना देकर किसी दूसरे अर्थ की तरफ इशारा करे। जैसे उदाहरण पे देखते हैं बच्चों क्या होते हैं योग ऋण शब्द, किंतु एक विशेष अर्थ भी देते हैं। देखो बच्चों, ये मिलकर एक शब्द तो बनाते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ भी देते हैं। जैसे देखिए नीलकंठ, जो नील और कंठ दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। नील और कंठ दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। नील का अर्थ होता है नीला और कंठ का अर्थ होता है गर्दन। इस तरह से, इस दृष्टि से इसका अर्थ हुआ नीले कंठ वाला, लेकिन यह इस अर्थ को त्याग कर एक अलग अर्थ व्यक्त कर रहा है, शिव। तो जो हम देख रहे हैं योग ऋण शब्द का, जो जिन शब्दों से मिलकर वो बना है, उसका अर्थ ना देकर किसी और अर्थ, किसी अन्य अर्थ की तरफ इशारा। नीलकंठ किसका होता है? नीलकंठ शिव का, तो अर्थ यहाँ पर शिव। इस दृष्टि से इसका अर्थ हुआ नीले कंठ वाला, ठीक है, यानी शिव। ऐसे ही शब्द को योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, दशानन के पंकज
पंख प्लस ज कीचड़ में उत्पन्न होने वाला सामान्य अर्थ में प्रचित ना होकर कमल अर्थ में ऋण हो गया, है ना। कमल अर्थ में क्या हो गया, ऋण हो गया। अतः पंकज शब्द योग ऋण है। इसी प्रकार 10 प्लस आनंद, मुख वाला, आनंद यानी मुख, 10 यानी 10 कट। इसी प्रकार 10 यानी 10, आनंद आनंद यानी मुख, तो 10 मुख वाला यानी रावण से प्रसिद्ध। तरह से ये शब्द अपने आप का अर्थ ना देकर किसका, अन्य का एक विशेष अर्थ प्रकट करते वो होते हैं हमारे योग ऋण शब्द। तीसरा नंबर देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब अर्थ के आधार पर देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक, निरर्थक। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते, जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। हाँ देखिए, निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, बोटी, पानी, वाणी, डंडा, वंडा। इनमें बोटी, वाणी, वंडा आदि निरर्थक शब्द है, लेकिन इसका आम बोल भाषा में फिर भी प्रयोग होता है। तो शब्द अर्थ के आधार पर दो तरह से, सार्थक और निरर्थक। अब आ जाइए अगला, व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं किया जा सकता, विचार नहीं किया जाता। अब यदि सार्थक शब्द पर विचार किया जाए तो प्रत्येक शब्द का एक मूल अर्थ अवश्य होता है, जिसे मुख्यार्थ या मूलार्थ कहा जाता है। यह अर्थ हमारे मन में संकल्पना के रूप में रहता है, लेकिन समाज, संस्कृति, संदर्भ, वक्ता आदि की मानसिक स्थिति आदि के कारण शब्दों के अन्य अर्थ भी प्राप्त होते। अतः अर्थ को ध्यान रखकर हम शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। तो अर्थों के आधार पर हम तरह से कई शब्द अर्थों के आधार पर बटे हुए हैं, अलग अलग है पर उनका अर्थ समान है, तो उस प्रकार बांटे गए हैं। जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, श्रुति कट। पांचवा देखिए, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो इस तरह से समाज, संस्कृति, संदर्भ, वक्ता आदि के आधार पर इस तरह से शब्दों का इतनी रचना की गई है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके अर्थ के आधार पर। चौथा देखिए, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। अब प्रयोग की दृष्टि, भाषा में जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका रूप बदलता रहता है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो सदैव एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनका रूप नहीं बदलता। इस प्रकार कट, इस आधार पर शब्दों को दो समूह में विभक्त किया गया। नंबर 1 विकारी, नंबर 2 कट। नंबर का विकारी, नंबर का अविकारी। का देखिए, विकारी शब्द, विकार अर्थात परिवर्तन, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ये ऐसे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदलता। ऐसे शब्द यदि वहां पे लिंग आ जाए, वहां रूप आ जाए, वहां वचन, इसके अनुसार वो शब्द बदल जाता है, ठीक है। जो में परिवर्तन आ जाए, जो बदल जाए, वो विकारी, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा हमारा विकारी है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हमारी विकारी शब्द है। हाँ देखिए, अविकारी, अ प्लस विकारी अर्थात जिनमें आ जहां किसी शब्द पे लग जाता है तो वो ना का भाव देता है, यानी जिसमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इसमें इनमें जो है ना, किसी भी कारक, चाहे वचन आ जाए, चाहे लिंग आ जाए, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हर जगह अपने मूल रूप में ही प्रयोग होंगे, परंतु विकारी शब्द में परिवर्तन हो जाता है। तो ये पाठ समाप्त। तो पुनरावृत्ति देखिए, पहला, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है। शब्दों के 4 भेद है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर, जो हमने अच्छे। अगला, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। अगला, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद है, विकारी तथा अविकारी, ठीक है। अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, अर्थ के आधार पर भेद, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द तथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है।
आपने देखा बच्चों, विकारी के अंतर्गत ये सब आ गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी के अंतर्गत ये आ गए, क्रिया, विशेषण। ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके ये अविकारी और विकारी, इसमें परिवर्तन होता है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम। तो ये पाठ समाप्त। तो आओ करें अभ्यास। उत्तर पाठ के अनुसार स्वयं लिखित रूप में देंगे। अगला, निम्नलिखित तद्भव शब्द के तत्सम रूप लिखिए। तो बच्चों, ये आपके तद्भव दिए हैं, आपको तत्सम लिखना है। जैसे कान का कर्ण होता है, जैसे कि मैंने पाठ समझाया, सूरज का सूर्य। ठीक है। अगला देखिए, घर का गृह, पत्ता का, पत्ता का क्या आएगा बताइए। पत्ता को पर्ण कहते हैं बच्चों। बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे, मैंने आपको बता दिया। अगला देखिए, निम्नलिखित तत्सम शब्द के तद्भव रूप लिखिए। अग्नि, आग। अब आपको इसमें तद्भव में लिखना है, आग। ठीक है। मृत्तिका, मिट्टी। मिट्टी। ठीक। अगला देखिए बच्चों, ग। ग देखिए, अग्नि का आपको तद्भव लिखना है। जैसे अग्नि को तद्भव में क्या कहेंगे, आग। मृत्तिका, मिट्टी। अगला, प्रस्तर, पत्थर। और क्रम का काम। बाकी आप स्वयं करेंगे। अगला, नीचे दिए गए शब्दों से तत्सम शब्द, देशज और विशेष शब्द छांटिए। तो आपको तत्सम, तद्भव, विदेश, कट। हाँ देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छांटने हैं। तत्सम के अंतर्गत देखिए, घृत हुआ, घृत हुआ। फिर बताइए, जैसे घृत हुआ, और आगे जो भी घृत के और भी हैं। तद्भव क्या हो सकता है इसमें से बताइए, तद्भव। तद्भव आपका मोर हो गया है। एक एक मैं बता रही हूँ इसमें, बाकी आप स्वयं करेंगे। मोर हो गया, और आपको यहाँ पे भी लिखने हैं आगे। देशज में क्या आ सकता है बताइए, जैसे पगड़ी। मोर हुआ, और देशज में पगड़ी आ जाएगा। देशज में पुलिस आ सकता है। जैसे कि मैंने पाठ आपको बताया बच्चों, उसको पहले अच्छे से समझ के आप इनको करेंगे। ठीक है। और भी शब्द हैं, और भी ढूंढकर यहाँ पर आप करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है।
चलिए पाठ आपको पूरा करना है। अगला देखिए बहुविकल्पी प्रश्न। पहला, संस्कृत के मूल शब्द को हिंदी में अपने मूल रूप में ही प्रयोग हो रहे हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम। दूसरा, इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द डाकघर। अगला, नीलकंठ कैसा शब्द है? योग ऋण शब्द, यानी किसी अन्य विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। अभ्यास आप जरूर कीजिएगा पाठ को समझकर। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।